जम्मू कश्मीर के पांचों सीटों का परिणाम सामने आ गया है और दो सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है, दो सीटें भाजपा ने जीती हैं जैसे हमने आपको बताया, और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जिन्होंने बाजी मारी है, इंजीनियर शेख जी ने, और उन्होंने उमर अब्दुल्ला को पटकनी दी है और बाकी दो सीटों के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम पूरे देश की तरफ रुख करके देखें तो वहां पर जिस तरह की भाजपा की तरफ से कहा जा रहा था कि इस बार 400 पार, 370 तो उन्होंने कहा है ही है, 370, वैसे 370 जम्मू कश्मीर से हटाया भी था। उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि 370 पार तो हम होंगे ही होंगे, एनडीए गठबंधन जो है वो 370 पार करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले चुनाव, जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए थे 2019, उससे भी कम सीटें इस बार आती हुई दिख रही हैं और ये भी दिख रहा है कि 320 बार एनडीए गठबंधन जो है वो पार कर नहीं पा रहा है। इसके अलावा भाजपा जो है वो भी, क्योंकि मेजोरिटी के लिए यहां पर 272 सीटें चाहिए, तो बीजेपी की 100 जो सीटें जो दिख रही हैं 241 के ऊपर कुछ लीड है और काफी नुकसान इस बार दिख रहा है और विपक्षी पार्टियों में थोड़ा जोश भी अब देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहां पर भाजपा की ने 2 सीटें जरूर निकाली हैं। इस पर चर्चा करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथ प्रोविजनल प्रेसिडेंट हैं एडवोकेट रतनलाल गुप्ता जी, और इसके अलावा शेख बशीर अहमद जी हैं जो प्रोविजनल सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इनसे जानेंगे कि ये किस तरह से ये जो रुझान आए और लोगों ने जो मत अपना दिया है वो कैसे देखते हैं। अच्छा रतनलाल जी, मैं जानना चाह रहा हूं, ये जो रुझान सामने आए हैं इससे आप कितने संतुष्ट हैं, कितने खुश हैं, और क्या जो आपको पहले 5 साल दादागिरी देखने को मिली उस दादागिरी पर भी कोई अंकुश लगता हुआ दिखता है कि नहीं? देखिए, पहली तारीख के बाद जी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे चैनल्स थे उन्होंने प्रेडिक्शन की, एग्जिट पोल्स दिए। वो एग्जिट पोल ऐसे लग रहे थे कि एक तरफा ये बात चल रही है और वो जो एक बड़े घमंड के साथ बीजेपी एनडीए सरकार कहती थी कि साहब हम 400 पार पहुंचेंगे और बीजेपी खाली 375 जाएंगे, और उसी बात को तमाम मीडिया ने टो किया और ये साबित करने की कोशिश की कि इनके जो कैंडिडेट जीतेंगे वो 400 पार करेंगे और बीजेपी जो है 375। लेकिन मैं समझता हूं कि जो एग्जिट पोल मीडिया ने दिए, या तो मीडिया अंडर प्रेशर था या उनसे ऐसी बातें करवाई गई कि लोगों को साबित करने की कोशिश की गई कि ऐसा हो रहा है। जबकि ऐसी क्या बात है, वो तो रिजल्ट जैसे ही आना है तो वो तो आना ही है। एग्जिट पोल में वो कुछ भी बताएं, उससे क्या कोई फर्क पड़ता था? यही मैं बात कहने जा रहा था। लेकिन ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। आज काउंटिंग हुई है, आप देखिए, काउंटिंग ने ये साबित किया है कि जो इन्होंने एग्जिट पोल कहे थे वो ये एक्चुअल जो पोजीशन है वो क्वाइट डिफरेंट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि जो आज हमें ग्राउंड रियलिटी से काउंटिंग हुई है, पता चला है, हम तो खुश हैं उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया अलायंस पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतनी बढ़त ली है उसने कि नेक टू नेक फाइट हुई है। ये आज कहा जाए कि साहब एनडीए बहुत ही आगे है और इंडिया अलायंस बहुत पीछे है, ऐसी बात नहीं है। इंडिया अलायंस में हुकूमत बनाने के इस वक्त काबिल है और हो सकता है कल हुकूमत इंडिया अलायंस की बने, इसमें कोई तो राय नहीं है। लेकिन मैं जो समझता हूं कि ये तमाम जो हुआ है इसमें तानाशाही जो है एनडीए सरकार की, वो शायद अब आगे ना चले। जिस ढंग से हिंदुस्तान के वोटर ने ये साबित किया है कि वो बहुत सियाना है और वो उन लोगों को वोट देगा, उन लोगों को सपोर्ट करेगा जो लोग उनकी बात कहेंगे, जो तानाशाह हो, जो घमंड की बात न करे, जो मगरूर की बात न करे, जो लोगों को ऐसे सपने दिखाएं जो वो पूरे न कर पाए।
मसलन उन्होंने कहा था 2 करोड़ हम नौकरी हर साल देंगे, क्या देगी किसी को? जमीन, यहाँ की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं, कोई इस पे अंकुश लगाई है इन्होंने? अनएम्प्लॉयमेंट देखिए पूरे मुल्क के अंदर किस ढंग से चल रही है। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त हाईएस्ट रेट चल रहा है, और एलजी साहब यहाँ पे फरमाते हैं साहब मैं जम्मू कश्मीर को आसमान पे ले जा रहा हूं। आज तो ये सुन के आप ही हैरान होंगे कि एलजी साहब के अपनी जो सीट है, घर की सीट जो है बीजेपी, वो हार गई है। अयोध्या जिसको इन्होंने एक बहुत बड़ा एक इशू बनाया था इलेक्शन में, आज अयोध्या की सीट हार गई है बीजेपी। वहां पे भी कुछ गड़बड़ियां, कुछ शायद योगी जी ने जो जिन उम्मीदवारों के नाम भेजे थे, कैंडिडेटों के नाम भेजे थे, वो शायद अप्रूव नहीं हुए, उसकी वजह से कोई लोग नाराज हो गए। ये बात उनकी है, लोगों ने वोट जो दिया वो बीजेपी को देना था या नहीं देना था, ये फैसला लोगों ने करना था, और लोगों ने फैसला किया कि बीजेपी को नकारा उन्होंने, नहीं वोट दिया कैंडिडेट कोई हो, इसमें सवाल नहीं है पार्टी की बात। मेरा सवाल यह है कि 2 बातें हैं। भाजपा की तरफ से यह कहा गया कि एनडीए गठबंधन 400 पार करेगा, और इंडिया अलायंस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ या बाकी जो पार्टियां थी उनकी तरफ से कहा गया कि 295 पार। तो वो तो दोनों ही तरफ से ऐसा लगा कि उनको उतनी मेजोरिटी मिली नहीं, ना 295 हुआ ना 400 हुआ। देखिए जिस ढंग से मीडिया ने प्रोजेक्ट किया एग्जिट पोल, उससे तो हम कई गुना आगे बढ़े हैं। आज हम, जैसे मैं कह रहा हूं, और जैसे रिजल्ट आ रहे हैं 250 पार करने को जा रहे हैं, इसमें कोई 233 तक है इंडियन नहीं, बाकी जो है उसमें भी मुझे लगता है कि भाई हम बढ़ेंगे अभी। कोई ऐसा तो नहीं है कि भाजपा के नेताओं को जोड़ तोड़ का काम शुरू करेंगे कि ये भी ऐसी बात नहीं है। मैं खुद, ये बड़ी स्वाभाविक बात है कि लोगों ने बीजेपी का जो एजेंडा था उसको नकार दिया, हमारा ये कहने का मतलब। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर प्रजातंत्र जो है, हमारी डेमोक्रेसी है, उसकी जड़ें मजबूत हुई है। ये बात देखने वाली है। आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर, मतलब इस इलेक्शन से पहले जितने भी इलेक्शन हुए हैं, 5, 7, 10%, खासकर कश्मीर के अंदर 5, 7, 10% से ज्यादा लोग वोट नहीं डालते थे। आज 59% वोट, 53% वोट, 49% वोट उन इलाकाजात में पड़े हैं, यहां वोट पड़ता ही नहीं था। बीजेपी कह रही है ये हमारी वजह से हुआ, पहले लोग डरते थे, आतंकवाद था, अब लोगों में डर को खत्म हो गया, लोग घरों से बाहर निकल के वोट डालने पहुंचे। ये उनका वहम है। ये लोग वोट निकले इसलिए है कि बीजेपी ने जो यहां किया उसको नकारने के लिए वो गलियों में निकले, कूचों में निकले, बाजारों में निकले हैं, और डट के उन्होंने वोट डाला है। ये कहते कि आपकी जो पॉलिसीज जम्मू कश्मीर के बारे में थी वो गलत थी, हम उसको निकालते हैं, इसलिए उन्होंने डट के वोट डाला है। जम्मू के लोगों ने तो नहीं नकारा, जम्मू के लोगों ने तो खुल के वोट किया। जम्मू कश्मीर की बात जब आप करेंगे तो एज ए होल ही देखेंगे ना। कश्मीर क्या, जम्मू कश्मीर के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है क्या जम्मू में नहीं है? जो बिजली का यहाँ संकट हुआ है, गर्मी चल रही है, क्या जम्मू में नहीं है? ये पानी की प्रॉब्लम जो है क्या जम्मू में नहीं है? कि ये जो कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं, क्या ये जम्मू के अंदर नहीं है? मैं तो जम्मू के अंदर ही कह रहा हूं एज ए होल। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस ढंग से इन्होंने पॉलिसीज एंटी पीपल, एंटी यूथ, एंटी फार्मर्स और एंटी व्यापारी जो, और खासकर एंटी इंडस्ट्रीज जो पॉलिसीज अडॉप्ट की जम्मू कश्मीर के अंदर, आज उन पॉलिसीज को नकारने के लिए लोग मैदान में आए हैं और लोगों ने डट के वोट डाला है। अच्छा, मैं बशीर साहब आपसे भी जानना चाह रहा हूं, ये जो रुझान सामने आए इसके ऊपर आप भी अपने विचार रखें। जी, पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014, 2019 और 2024 का इलेक्शन 2019 और 2014 से बिल्कुल डिफरेंट है। जी, लोगों ने 2014, 2019 में बीजेपी को मैसिव मैंडेट दिया, और वो मैसिव मैंडेट जब दिया तो उसके 2 कारण थे। एक तो उस वक्त बीजेपी ने प्रोपेगेंडा किया कि महंगाई को रोकना है, जी, नौजवानों को नौकरी देनी है, और बहुत से इशू, और ये भी कहा कि स्विस बैंकों के अंदर पैसा है वो आएगा
उसके बाद जब वो आएगा तो हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया, जो बाद में उन्होंने कहा आतंकवाद की भी बात की उन्होंने, 2000 आतंकवाद के मामले में भी उन्होंने कहा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2024 का जो इलेक्शन है बिल्कुल डिफरेंट है। यहां लोगों ने बीजेपी को उस जगह पे नहीं पहुंचने दिया जो उन्होंने दावा किया था। बीजेपी ने और पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक साइकोलॉजिकल जंग लड़ी शुरू से ही। जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तो उसने कहा 400 पार, थोड़े अरसे के बाद उसने कहा 400 पार नहीं 370। 370 ही क्यों कहा, इसके भी आप डेप्थ में जाएंगे जी। क्योंकि जम्मू कश्मीर को 370 से वंचित किया गया था। उन्होंने कहा 370 तो कम से कम। ये दोनों चीजें फेल हो गई, दोनों चीजों में कामयाब नहीं हुए। इन दोनों चीजों का रीजन ये है कि लोगों ने उनका जो डिवाइड करने का एजेंडा है वो नकार दिया। लोगों ने 400 पार भी नहीं होने दिया, 370 भी नहीं होने दिया। आज एनडीए को उस जगह पे खड़ा कर दिया है कि हुकूमत बना पाएंगे या नहीं बनाएंगे। अभी ये हम गैसिंग कर रहे हैं क्योंकि रिजल्ट्स अभी पूरे नहीं आ रहे हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि भाई एनडीए और इंडिया अलायंस जो हैं वो आमने सामने हैं। इंडिया अलायंस को भी इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की और इस हद तक किया कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, जब मैं सुनता था तो मैं हैरान होता था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहता है या होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहता है कि इंडिया अलायंस का जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग का ये है, मैनिफेस्टो है। आपने सुना होगा कि इंडिया अलायंस का जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है। अच्छा, अब ये चीजें जब लोगों के अंदर गई तो उसको लोगों ने समझने की कोशिश की कि असल में ये क्यों कह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो 10 साल में देखा, ना तो गरीबी क्या असर हुआ, महंगाई आसमान पे चली गई, स्विस बैंकों से पैसा नहीं आया, इसी तरह नौजवानों को नौकरी देना तो दरकिनार, उनके जो एवेन्यूज थे नौकरियों देने के उनको श्रिंक कर दिया गया और पूरे मुल्क को ऑलमोस्ट आउटसोर्स कर दिया गया। चाहे वो रेलवेज हों, चाहे एयरपोर्ट्स हों और बहुत सी चीजें। उसको बाद में हम भी डिस्कस कर सकते हैं कि उनका जो एजेंडा था वो क्या था। सिर्फ 2 चीजें होगी, कुछ पूंजीपतियों की मदद करने में ये कामयाब हो गए, ये लोग समझते थे। तो बीजेपी के पास इन चीजों का जब जवाब नहीं था तो वो 400 पार की तरफ गए। ये साइकोलॉजिकल जंग थी। अच्छा। लोगों को साइकोलॉजिकल दबाव में रखना। फिर वो उससे नीचे आ गए 370। अब 370 जम्मू कश्मीर में था, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के ना महाराष्ट्र वालों को फर्क है, ना बंगाल वालों को फर्क है, ना बिहार वालों को फर्क है। वो तो जम्मू कश्मीर का इशू है। आज आपने ये देखा कि इन सारी चीजों को समझते हुए लोगों ने उनको उस जगह पे खड़ा कर दिया है। अभी उनको पता ही नहीं कि गवर्नमेंट बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। इसमें मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी लोगों के दिलों के अंदर जिंदा है और लोगों ने समझ लिया कि नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी वो धोखा देने में कामयाब हो गए। चलो अब हम जम्मू कश्मीर पे आ जाते हैं। जी, जोर तो पूरा लगाया गया था, चाहे वो उधमपुर की सीट है जी, वहां पर चौधरी लाल सिंह को जितवाने के लिए आप सब ने इकट्ठे होके, और जम्मू में भी। तो ये 2 सीटें क्यों हाथ से चली गई? हाँ, मैं आपको बताता हूं। लोगों ने मैंडेट जब हुआ, इंडिया अलायंस का फैसला हुआ, तो इंडिया अलायंस ने मेहनत की। उस मेहनत का नतीजा ये हुआ कि अगर आप देखेंगे जो सीटें बीजेपी के पास जा रही हैं वो बड़े मार्जिन से नहीं जा रही, बराबर है। लेकिन हम समझते हैं कि शायद हम कन्विंस नहीं कर पाए लोगों को जम्मू में। लेकिन अगर आप वोटिंग देखेंगे तो दोनों जगहों पर वोट लोगों ने बराबर वोट दिया है। मान के चलते हैं 50,000 उधर, लाख इधर, कोई मसला नहीं है। लेकिन कांग्रेस के अलायंस पार्टनर्स को वोट मिला है और ये दर्शाता है कि दीवार पे लिखी हुई जो लकीर है उसको देखो। ये बीजेपी को भी जहन में रहेगा कि उनको लाले पड़ गए ये सीट। ये तो समझते थे हमारी जेब में है। हाँ, कुछ चीजों में शायद हम मान के चलते हैं कि उस हद तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन लोगों का मैंडेट आप जब देखेंगे 5 लाख वोट अगर उधर जाता है तो 6 लाख दूसरी साइड जा रहा है।
तो ये वोट तो है ना। अच्छा, पास ही है, पास है, तो पास का मतलब यह है कि ये हार भी सकते थे, चलो जीत गए हैं। अब ये भी वोट अगर देखेंगे तो जो इनके कैंडिडेट्स हैं वो तो लोगों को फेस नहीं कर पाए, किसी जगह फेस नहीं कर पाए। फिर लोगों को कहा गया कि इनको तरफ मत देखो, आप मोदी जी की तरफ देखो। और आपको मैं ये सुनाना चाहता हूं कि 2024 के इलेक्शन में मोदी का कोई कारनामा नहीं था, मोदी वेव नहीं थी, लेकिन मान के चलते हैं कि एक जो डिवाइड करने का एजेंडा था वो अभी मौजूद था। अब वो भी खत्म हो गया? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी चला रहे हैं। हाँ, अब देखना है कि अब जब वो आएंगे, अब उसके बाद क्या करेंगे। अभी क्या आए तो नहीं ना है, अभी जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तो उस वक्त पता लगेगा कि क्या स्ट्रेटजी बनती है, वो किस एजेंडे पे काम करेंगे। अच्छा रतनलाल जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि उमर अब्दुल्ला अपनी सीट हार गए, वहां पर इंजीनियर रशीद जो आजाद उम्मीदवार थे उन्होंने जीत हासिल की है, इसके पीछे का कोई कारण? देखिए, कश्मीर की तीनों सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने, साथियों ने डट के मेहनत की। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके सामने रिजल्ट्स हैं अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी का या श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का। इसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, बड़े अच्छे लोगों ने किया है। और बारामूला में भी ये बात बड़ी अच्छी ढंग से चल रही थी, बड़ी अच्छी कैंपेन हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे आ गए जिसको आप सिंपैथी फैक्टर समझ लीजिए। आखिरी 2-3 दिनों में लोग सेंटिमेंटल हो गए, तो मैं समझता हूं कि शायद वो फैक्टर थोड़ा काम कर गया। वरना नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां बहुत ज्यादा मजबूत है, हर जगह मजबूत है। पिछली बार सीट बड़े इजीली हमने निकाली थी वो। तो मैं समझता हूं कि ये इस किस्म के फैक्टर, कई बार इलेक्शन है ना, कल वही लोग शायद सोचेंगे कि शायद हमसे गलती हो गई। जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट रह चुके हैं वो हारे, महबूबा मुफ्ती जी भी हार गई, उमर अब्दुल्ला जी को भी नकार दिया लोगों ने। इसके पीछे कोई तो कारण है, कुछ ऐसा है जो कश्मीर के लोगों को पसंद नहीं आया है इन दोनों लीडरों में। देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि ये सेंटिमेंटल बात हो जाती है किस वक्त। सेंटिमेंटल बात इस वक्त ऐसे होती है कि जैसे हवा का झोंका होता है, वो आया और चला गया। ये चंद आखिरी 1-2 दिन में ऐसा हुआ और ये वोटिंग हुई है, उसमें हो गया है जो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप कहें कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां कमजोर है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कल वो लोग पछताएं कि हम, क्योंकि जिस मकसद के लिए वो सेंटिमेंटल हो, मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल सरकार है उस किस्म का कोई काम उनको छोड़े। और अगर नहीं छोड़ेगी तो बारामूला को रिप्रेजेंट कौन करेगा पार्लियामेंट के अंदर, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो हम यही समझते हैं कि ये ऐसा चलता है, कोई ऐसी बात नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस उतनी ही मजबूत है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी जितनी श्रीनगर में या जितनी अनंतनाग रजौरी में। अनंतनाग रजौरी की बात कर लेते हैं, वहां से आपका कैंडिडेट मियां अल्ताफ, वहां से उन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन भाजपा ने वहां जीतने के लिए जो पॉलिसीज वहां पर लाई, उन्होंने वहां पर पहाड़ियों को स्टेटस दे दिया। हाँ, अपना कैंडिडेट उन्होंने नहीं उतारा, लेकिन वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट को वहां पर समर्थन कर रहे थे, लेकिन फिर भी जीत हासिल नहीं कर पाए। उसके पीछे आपको क्या लग रहा, क्या कारण? देखिए, बीजेपी कश्मीर के अंदर पहले ही सरेंडर कर चुकी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे। वो नहीं समझ रहे थे कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का कश्मीर वैली के अंदर मुकाबला कर सके, इसलिए उन्होंने अपने कैंडिडेट ही खड़े नहीं किए। अगर खुदा न खास्ता करते भी तो मैं नहीं समझता कि किसी की जमानत भी बचती। मुख्य कारण यही था कि बीजेपी कश्मीर वैली के अंदर कुछ थी नहीं, ना के बराबर है, इसीलिए उन्होंने कैंडिडेट खड़े नहीं किए। और फिर उन्होंने कोशिश की कि सब हम कुछ जो ऑलरेडी उनकी टीमें बनी हुई थी, ए टीम, बी टीम, उन्होंने इन टीमों को सपोर्ट करने की कोशिश की। लेकिन लोग बहुत सियाने हैं, पुंछ रजौरी के भी और कश्मीर वैली के अंदर भी। उन्होंने कहा साहब ये तो हमें धोखा दे रहे हैं, या तो खुद खड़े होते तो हम वोट देते इनको, या देते या नहीं देते बात अलग है।
लेकिन ये हमें धोखा दे रहे हैं कि पार्टी कोई है, वो चिन्ह कोई है, और हमें कह रहे हैं कि साहब इनको वोट दे। क्यों दे? हम, ये हमारा हक है, राइट है। ये राइट हम इस्तेमाल करेंगे जिसको हम चाहेंगे, जो हम समझेंगे कि वो कैंडिडेट हम पार्लियामेंट के अंदर भेजे जो ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, हर ढंग से हमारी बात वहां कर पाए, हमें रिप्रेजेंट वहां कर पाए। तो इसलिए लोगों ने मियां साहब को ही तरजीह दी और उनको डट के आपने देखा कि उनको मैक्सिमम लीड दे के वो जिताया उन्होंने। उनकी ऑनेस्टी पे, उनके चाल, जो उनका कंडक्ट है, लोगों के साथ व्यवहार है, ये उसकी वजह से हुआ। और खासकर मैं समझता हूं कि उन्होंने 5 बार वो आगे जीते हैं असेंबली इलेक्शन। तो आप अंदाजा लगाइए वो कितने लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, इसलिए लोगों ने उन्होंने वोट दिया। अब आप जिस तरह से लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, चाहे उमर अब्दुल्ला जी हार गए हैं, लेकिन उसके बाद अब आपकी असेंबली चुनाव के लिए क्या रणनीति है? क्या लग रहा है अब आपके लिए आगे का रास्ता साफ है? देखिए, असेंबली के इलेक्शन के लिए और जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए जितनी जदोजहद पिछले 10 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। हम तो कहते हैं कि अब तो बड़े इत्मीनान से हम कह सकते हैं कि साहब आप फौरी इलेक्शन करवाइए। और अब तो डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सितंबर से पहले इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के हो जाने चाहिए। और हम फिर इनको ये कहना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, चाहिए तो आपको ही था कि आप इलेक्शन अनाउंस कर देते, लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा है कि फौरी तौर पे सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शन करवाए जाए, हम बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए उसके लिए तैयार है। जब भी ये इलेक्शन घोषित करे हम मैदान में होंगे और डट के मेहनत करेंगे। बशीर साहब, कुछ आप अंत में कुछ शब्द कहना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने डेमोक्रेटिक रास्ता चुना जी और वोट डाला, नुमाइंदे चुने। हार जीत चलती रहती है। मैं चाहूंगा कि आने वाले वक्त में भी वो इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि डेमोक्रेटिक ढंग से ही दिलों को भी बदला जाता है और इश्यूज को भी सुलझाया जा सकता है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू वेरी मच। तो इस चुनाव के बाद एक बात तो स्पष्ट हो गई, जो बात हमें देखने को मिल रही है कि तानाशाही अब देश के अंदर नहीं चलेगी। जैसे एडवोकेट रतनलाल जी भी कह रहे हैं कि तानाशाही का अब अंत हुआ है। तानाशाही नहीं, एनडीए तानाशाही नहीं कर पाएगी और लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है। लेकिन आज की रात जो है वो अंतिम है और भारी भी है, क्योंकि कल से देश की स्थिति और परिस्थिति दोनों ही बदलने वाली है। देखने वाली बात है कि अब सरकार जो है वो किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, क्या जोड़ तोड़ लगाया जाता है, क्या होता है। आप इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।